जून 2024 में मकर राशि के लिए एक जन्म कुंडली का निर्माण हो गया है और जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि ये जून का महीना क्यों है विशेष प्रभावी, कहाँ पर हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी और किस स्थिति में हम अपने उच्च परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे, इस बात पर चर्चा होगी। दो छाया ग्रहों को यदि छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे 7 ग्रहों का परिवर्तन और उनका मूवमेंट देखने को मिलेगा इस जून के महीने में, क्योंकि कोई ग्रह जहां पर उदित हो रहा है वहीं कम से कम 5 ग्रह अपने स्थान से परिवर्तन हो रहे हैं और वहीं पर शनिदेव महाराज मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था पे आ रहे हैं, जो आपके अपने ही राशि के स्वामी होते हैं। इस परिवेश में क्या हमें 100% कोई विशेष परिणाम मिलेगा, इसे ही जानने की, इसे ही समझने की बारीकियों को हम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं 1 जून के डेट को। 1 जून को होगा क्या, माना जाता है कि इस दिन जो ग्रहों के पराक्रम के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं मंगल देव, यही अपना गोचर परिवर्तन कर जाएंगे मेष राशि पर। देखा जाए तो इनका गोचर परिवर्तन ठीक आपके राशि से चतुर्थ भाव पर होगा। चतुर्थ भाव वो स्थान हो गया जहां मंगल इस चतुर्थ भाव के स्वामी ही बनते हैं और इस कारण से कोई विशेष प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इवेंट, कोई कार्य हमें करा जाते हैं। मंगल जहां पर उपस्थित होते हैं वो स्थान होता है हमारी एनर्जी का, क्योंकि मंगल को एनर्जी कारक ग्रह कहा गया है। जहां पर ये जाएंगे वहां आपकी एनर्जी जाएगी, अर्थात ये स्थान है मेरे परिवार का। मैं अपने परिवार के संग जुड़ करके अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने का एक अभ्यास, एक प्रयास करूंगा और जो सार्थक भी सिद्ध होगा। भूमि, भवन, वाहन, मकान या कोई गाड़ी खरीदना है, उस स्थिति में भी ये मंगल आपके सपोर्ट पे रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर मंगल को कहा गया है एक अनुकूल स्थिति और स्वयं के घर पर आना। शास्त्रों में भूमि पुत्र कहा गया है मंगल को, इसलिए भूमि से जुड़े हुए कोई परेशानियां यदि चल रही हैं, ये मंगल उसमें निजात दिला करके हमें एक अच्छी अनुभूति करा जाता है। अगला डेट जैसे ही आता है वो है 2 जून। 2 जून का समय इसलिए खास होगा क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति, जो अभी तक अस्त अवस्था में चल रहे हैं, वो उदित अवस्था में आ जाएंगे। एक ऐसे कंडीशन पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे कि जहां पर उनमें जागृति बढ़ जाएगी। इनका प्रभाव आज के डेट पर सीधे आपके पंचम भाव पर चल रहा है मकर राशि से। पंचम भाव पर गुरु का आना अर्थात एक बहुत बड़े विकास के कार्य को फिर से आगे बढ़ाना, ऐसा मानिएगा, क्योंकि जैसे ही इनका आगमन हुआ था 6 दिन बाद ही ये अस्त हो गए थे। अब ये पूरे 1 साल तक इनकी अस्तता नहीं रहेगी और एक आध बार मान लीजिए बीच में कोई समय ऐसा आए जिस समय पर ये पुनः फिर से अस्त होंगे, लेकिन इनका प्रभाव पूरे अगले 1 साल तक देखने को मिलेगा। ज्योतिष में यह मान्यता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर होते हैं उस स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो स्थान हो जाता है जहाँ जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं। इस हिसाब से इनकी जो प्रथम दृष्टि पड़ रही है वो 9वें भाव पर पड़ेगी, 9वें स्थान पर, और ये स्थान है आपके भाग्य का। गुरु की भाग्यवर्धक दृष्टि जब भाग्य भाव पर पड़ती है, एक भाग्य की असीम ऊंचाई को हम प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसा समय होगा, जून उसका एक बेस हो सकता है जिसके माध्यम से हमने कोई प्रयास किया है और उसका परिणाम हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हो रहा है। उच्चाधिकारियों का सपोर्ट इस समय पर मिलता है, जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ हमारे रिश्ते ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि पंचम भाव मेरे शिक्षा का है और 9वां भाव मेरे उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है, इसलिए जो विद्यार्थीगण हैं अपनी शिक्षा इत्यादि के कार्य में हैं, उनको अपनी शिक्षा में भी बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर सिद्ध होती है। एक दृष्टि गुरु की पड़ती है जो कि सीधे 7वीं दृष्टि इनकम भाव पर पड़ेगी। लाभ के दृष्टिकोण से, कोई इच्छाओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से ये गुरु आपके दामन को नहीं छोड़ेंगे पूरे 1 साल तक, अर्थात प्रयास आप करेंगे और आपके संग संग जो आपके भाग्य के सूचक मान करके चलने वाले ग्रह होंगे वही देवगुरु बृहस्पति होंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ती है वो सीधे आप पर ही पड़ेगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। मकर राशि पर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि स्वास्थ्य से जनित कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानियां हैं, तो हाँ आपको सपोर्ट करने वाले हैं।
एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट करते हैं गुरु, क्योंकि गुरुता है उनके अंदर, ज्ञान है इनके अंदर। इसी कारण से आप देखेंगे आपके अंदर भी वो गुरुता आएगी, वो ज्ञान की भी वृद्धि होगी। जहाँ पर भाग्य का सबसे बड़ा जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपके अपने शरीर, अपने लगन पर ही देखने को मिलेगा। एक कॉन्फिडेंस आपका एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगा, जहां पर आप ये अपने दुनिया को ये प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूं मैं उसके लायक बना हूं, मैं उससे भी एक कदम, चार कदम आगे के लायक बना हूं। इस बात को आप प्रूफ कर पाते हैं इस समाज में, इस संसार में। परंतु एक चीज कहा गया है, देव गुरु बृहस्पति जहाँ पर समाहित होते हैं वो स्थान दीपक तले अंधेरा भी होता है। अर्थात हमने सब जगह प्रकाशित तो कर दिया, सबको अच्छा परिणाम हमसे तो मिल गया, लेकिन हम वो दीपक होंगे जो हमारे अंदर ही वो एक अंधेरा कायम रहेगा। और वो अंधेरा कायम रहेगा पंचम भाव को लेकर के, क्योंकि जहाँ गुरु होता है वहाँ हमारा फोकस अधिक नहीं बढ़ पाता। अर्थात हमें फोकस करना है अपने सेल्फ ज्ञान की ओर। हमारा एजुकेशन कैसा है और क्या मुझे अपने एजुकेशन में, अपनी शिक्षा में, अपने ज्ञान में वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो हाँ, ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा। यदि हमने अपने एजुकेशन पर ध्यान दिया, जिस स्किल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपको आपके ज्ञान को बढ़ाना है, ये देवगुरु बृहस्पति का मानना है। और यदि जो उसने पूर्ण कर लिया, वो अपने जीवन में भाग्य की सफलता को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जा सकता है। इसके बाद जो अगला डेट आता है वो 12 जून का आएगा। इस दिन विशेष होगा, शुक्राचार्य जी महाराज जो धन के कारक माने गए हैं और मकर राशि के सबसे ज़्यादा प्रबल योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। यही शुक्रदेव एक ऐसे कंडीशन पर पहुंचेंगे जहां पर अपने स्वयं के घर को छोड़ करके एक घर आगे प्रवेश करेंगे। इन अपने मित्र की राशि इनके मित्र की राशि है। उस हिसाब से शुक्र आज पंचम भाव पर स्व राशि के चल रहे हैं। अब ये पहुंच जाएंगे 12 जून से छठे भाव पर, एक ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर जाकर के अपने मित्र के स्थान पर जा रहे हैं। ये नौकरी का घर है। शुक्र को धन का कारक कहा गया है, छठा भाव नौकरी का होता है। तो इसलिए नौकरी में मुझे धन की प्राप्ति होगी या मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है। चूंकि पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव पर जा रहे हैं, इसलिए संतान से जुड़े हुए कुछ चिंताएं आ सकती हैं। उनके कैरियर, उनके एजुकेशन, उनके जीवन को लेकर के कुछ मन में कुछ बड़ा डिसीजन लेने की संभावना यहाँ पर बनती है। यही नहीं, इनके पास एक घर और है जो दशमेश बनते हैं। दसम भाव के स्वामी छठे भाव पर होंगे, जो कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको डिसीजन कोई बड़ा ले सकते हैं इस टाइम पर, कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है आपके कैरियर, आपके एजुकेशन, आपकी शिक्षा और साथ ही साथ आपके नौकरी के कार्यों को लेकर के। फिर एक बड़ा फेरबदल होता है जब डेट आता है 14 जून का। 14 जून का वो डेट होगा जिस दिन बुध स्वयं अपनी ही राशि पर प्रवेश करेंगे, अर्थात छठे भाव पर ही प्रवेश करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले से यहाँ पर शुक्र विराजित हो गए हैं, अब बुध भी पंचम भाव से छठे भाव पर आ जाएंगे। बुध और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बुध हमारा धन है, बुध हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, तो शुक्र हमारा पैसा है। अर्थात हमारे डिसीजन से हमको धन की प्राप्ति होने का एक संकेत दिखेगा। और किस क्षेत्र में? तो नौकरी के क्षेत्र में। यदि कहीं पर कोई लोन या कर्जा चल रहा है तो शुक्र वहाँ स्वयं बैठे हैं। हमारा माइंड इस समय पर अपने कर्जों से मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। और शुक्र जो कि धन के कारक हैं, इससे धन की व्यवस्था कोई करा जाते हैं। अगला डेट आता है 15 जून को, जिस दिन बुध और शुक्र का साथ देने के लिए सूर्य नारायण भी पंचम भाव से निकल करके छठे भाव पर ही प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर त्रिग्रही योग का निर्माण हो गया। बुध शुक्र सूर्य एक संग होंगे छठे भाव पर। नौकरी के लिए पुनः फिर से हम कहेंगे एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, मकर राशि के लिए, क्योंकि सूर्य के पास प्रकाश है। सूर्य जब भी नौकरी के भाव से जुड़ जाता है, आप अपनी जन्म पत्रिका में देखेंगे जितने भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनका सूर्य कहीं ना कहीं छठे या दसम भाव से आपको कनेक्टेड मिलेगा ही मिलेगा। ये स्वयं गवर्नमेंट के सेक्टर पर हमको सफलता दिलाते हैं, उनसे जुड़ करके हमारे कार्य बनाते हैं। सूर्य छठे भर जा रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा एक परिणाम रहेगा। जो लोग उसका प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी इस परिणाम को आप अच्छा मान सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सूर्य भगवान
ये आपके अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव पर आ रहे हैं। इस समय पर हमको ध्यान भी देना होगा अपने शत्रुओं पर। हालांकि यहाँ पर शत्रुओं के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है, शत्रु हम पर हावी नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोई षड्यंत्र रच सकता है, इसका हम पे सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई पुराने रोग चल रहे हैं, कोई कष्ट चल रहा है, तो उससे निजात मिलेगा, सूर्य का प्रकाश आ गया उस भाव पर। इस जून में एक सबसे बड़ा परिवर्तन होगा 29 जून को, जिस दिन दंडनायक शनिदेव अपने मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं मकर राशि के अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, और राशि के स्वामी का वक्री अवस्था पर आना अर्थात धन भाव से में ये वक्री हो रहे हैं, सीधे इसका प्रभाव आपके अपने लगन राशि पर ही आएगा, आपके शरीर पर आएगा। फिर से एक नई जागृति देखने को मिलेगी। कोई पुराने बिगड़े हुए काम बन सकते हैं, कोई अधूरे काम पूरे हो सकते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव फिर से हमारे अपने राशि पर बनने जा रहा है। ये एक ऐसा समय होगा कि पुनरावृत्ति का समय होगा। जो हमने पिछले समय पर किया है उसका परिणाम यदि प्राप्त नहीं हुआ है तो वो परिणाम हमारे अंदर ला करके दे सकते हैं। रही बात स्वास्थ्य की, क्योंकि शरीर भाव पर आ रहे हैं, शनि यदि स्वास्थ्य भाव पर वक्री हो रहे हैं, कोई डरने की बात नहीं है, आपके अपने ही राशि के स्वामी हैं, बल्कि वो कोई स्वास्थ्य जनित परेशानी है उससे मुक्ति भी दिलाएंगे। धन भाव यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, आर्थिक दृष्टिकोण से इसे हम अच्छा मानेंगे। धन भाव पर ही वक्री स्थिति पर आएंगे। शनि के लिए कहा गया है जब भी शनि के शुभ प्रभाव को हमको लेना है तो हमें शनि स्वरूप धारण कर लेना है, अर्थात शनि जैसा ही यदि हम काम करने लगे, ये शनि हमको बेहतर परिणाम प्रदान करते हैं। जैसे कि शनि को कहा गया है धैर्य के कारक माने गए हैं। बहुत एक नया नया हमको चैलेंज, एक नया नया हमको टास्क देते हैं, नियम कानून से हमें जोड़ते हैं शनि। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला व्यक्ति इस शनि के शुभ प्रभाव को लेकर के अपने जीवन में बहुत उन्नति कायम कर सकता है। अर्थात हमें अपने दैनिक दिनचर्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, आपके अपने ऊपर ही इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। चूँकि अभी आपको अढ़ैया साढ़े साती का प्रभाव भी चल रहा है मकर राशि पर, उतरती हुई साढ़े साती है, और इस उतरती हुई साढ़े साती में ये सबसे अंतिम टाइम होगा जब शनि पुनः फिर से वक्री अवस्था में आकर के फिर इसके बाद तो मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, और उसके बाद तो फिर 4 महीने बाद या इस आपके साढ़े साती से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो जाने से पहले कहा भी गया है, सुना भी गया है कि साढ़े साती से पहले शनि कुछ बहुत बड़ा प्रदान करते हैं। क्या पता यही वो समय हो जिस समय पर यह वक्री अवस्था में आकर के कोई बड़ा अच्छा लाभ करा जाए। राहु की स्थिति उस स्थान पर है जहां पर तीसरे स्थान पर राहु की स्थिति है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे अवधि तक चलने वाले 1.5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, लगभग 18 महीने का, और अक्टूबर 2023 से चल रहे हैं। अभी 1 साल का कार्यकाल इनका बचा है। तीसरे घर में बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। तीसरे घर के राहु, छठे घर के राहु, 10वें और 11वें घर के राहु को अच्छा माना जाता है, और इस हिसाब से इनकी दृष्टि पड़ती है भाग्य में, भाग्यवर्धक ये दृष्टि मानी गई है। राहु के पास वो भूख होती है, वो तड़प होती है, अर्थात परेशानियां चाहे कितनी बड़ी हो, मेरे अंदर वो तड़प रहेगी, मेरे अंदर वो कार्य करने की जुनून रहेगी जिससे मैं अपने भाग्य को आकर्षित कर पाऊँ, अपने भाग्य को बदल पाऊँ। ये राहु के अंदर है और किसी ग्रह के पास नहीं है। आपके साहस, आपके पराक्रम के घर पर चल रहे हैं, इसलिए कभी आप हार नहीं मानेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात हुई राहु की, जो पूरे के पूरे भी 1 साल तक प्रभावी रहेंगे। और जो हारा नहीं, जो डरा नहीं, जो रुका नहीं, वही व्यक्ति एक दिन शीर्ष मुकाम को प्राप्त करता है। यही राहु का सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। केतु की स्थिति देखा जाए तो ये नवम भाव पर आपके समाहित हैं। नवम भाव वो स्थान हो गया जो स्वयं धर्म का स्थान होता है, हमारे ईश्वर से सत्ता प्राप्ति, ईश्वर से कृपा प्राप्ति का स्थान होता है। और केतु स्वयं धार्मिक ग्रह होते हैं, इस कारण से इनका नवम भाव पर प्लेसमेंट होना, इनका स्थित होना एक बहुत अच्छे धार्मिकता के वातावरण को प्रदर्शित करता है। बहुत अधिक आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत आध्यात्मिक आप हो सकते हैं। इस टाइम पर अपने आध्यात्मिक जर्नी को आप आगे बढ़ा करके ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में ब्रेकर बन करके आते हैं, डस्टनी ब्रेकर के रूप में हम केतु को देखते हैं। नवम भाव पर समाहित है, पूरे अगले 1 साल तक रहेंगे, अर्थात कोई ना कोई ब्रेकर हमें देखने को मिलेगा अपने भाग्य की उन्नति के लिए। लेकिन उस ब्रेकर को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमको केतु जैसा बन जाना है। केतु कैसे है? तो केतु को कहा गया है एक सन्यासी है, एक संत है। केतु नवम भाव पर बैठे हैं, एक सन्यासी की भांति जब हम सोच उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, एक दूसरों का हित करने की भावना जब रखते हैं, यही केतु हमारे भाग्य की बहुत अधिक जागृति करा जाते हैं। ईश्वर के प्रति जब हम आस्थावान होते हैं, आस्थावान होने का मतलब अंदर से वो आवाज़ निकलनी चाहिए, अंदर से वो कृपा प्राप्ति के लिए हमको प्रार्थना निकलनी चाहिए। ये है सबसे बड़ा जो प्रभाव केतु के द्वारा, क्योंकि केतु को एक रूट कहा गया है, एक जड़ कहा गया है। हमें उस आध्यात्मिकता की जड़ पर काम करने की आवश्यकता है, अपने भाग्य उन्नति के जड़ पर काम करने की आवश्यकता है। यह केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हुए हमारे भाग्य को सफल बनाएगा। इसीलिए धर्म कर्म पूजा पाठ कोई धार्मिक यात्रा से आपका भाग्य भी यहाँ पर प्रबल होगा। अब एक ग्रह बचते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वो ग्रह होते हैं जिनके पास सबसे बड़ा पावर होता है, मन। चंद्रमा को मन कहा जाता है, चंद्र माँ, और साथ ही साथ यही माँ के कारक होते हैं। आप देखेंगे एक माँ जो घर में होती है, बच्चों को शांति उसी माँ के द्वारा प्राप्त होती है। कितना भी बच्चा जब परेशान हो जाए और माँ के पास चले जाए तो उनके पास वो विकल्प निकल करके सामने आता है, और वही माँ सारे घर को या तो तहस नहस कर सकती है या तो शांत अवस्था में ला करके घर को संचालित कर सकती है, सुरक्षा प्रदान कर सकती है। और इसी कारण से कहा गया है चंद्रमा को बहुत अनुकूल रखना चाहिए। ये मात्र 2.25 दिन में एक राशि को छोड़ करके अगले राशि पर प्रवेश कर जाते हैं, और वहीं पर एक दिन में एक नक्षत्र को परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन यदि जीवन में कोई एक दिन में ला सकता है वो है एकमात्र चंद्रमा, और इनको अनुकूल करने के लिए सदैव अपनी माता जी के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके सानिध्य में रहना सदैव आपके लिए उन्नति कारक होगा। यही चंद्रमा सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात ये भावात भावम के सिद्धांतों को यदि समझा जाए तो ये हमारे कैरियर के स्वामी बनते हैं। तो जब भी कैरियर में कुछ ऊंच नीच की स्थिति आए, माता जी जीवित हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए, आपका चंद्रमा हमेशा मजबूत रहेगा। या फिर देवी जगदम्बा माँ होती हैं, उनकी आराधना, उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए कहा गया है चंद्रमा के तत्व होते हैं लिक्विड, तरल पदार्थ चंद्रमा के तत्व होते हैं। भगवान भोलेनाथ पर सारा संसार आज क्या कर रहा है? उन पर जल अर्पण जो करते हैं, अर्थात भोलेनाथ की हमें सानिध्यता प्राप्त हो गई, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो गई, उन पर दूध चढ़ाने से अथवा जल चढ़ाने से। साथ ही साथ उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं। शंभुर मुकुट भूषणम कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात भगवान शंभु के मुकुट के जो आभूषण है यही चंद्रमा है। तो इस चंद्रमा की कृपा भी हमें मिल गई, और मानसिक शांति जब प्राप्त हो गई चंद्रमा के द्वारा तो समझिए हर कार्य में हमें विजय प्राप्त हो सकता है। हमने अपना कर्म तो किया, लेकिन मन यदि अशांत है तो वहाँ पर शांति जरूर हमें प्राप्त करनी होगी, और ये शांति का सोर्स है माँ, और साथ में भोलेनाथ पर जल अर्पण करना। अब कुछ ऐसे तारीखों पर चलते हैं जिन तारीखों के माध्यम से हम इस महीने को सबसे सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, और उस तारीखों पर भी चर्चा करेंगे जहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। सबसे शुभ तारीखें होंगी 1 जून, 2, 19, 20, 24, 25, 28 और 29 तारीख आपके लिए अनुकूल व शुभ होगी। इसके विपरीत जहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है 3 जून, 4, 12, 13, 14, 22, 23 और 30 तारीख को हमें सतर्कता रखने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देव को सुमिरन करके किसी कार्य को आप प्रारंभ कर सकते हैं। निश्चय मानिए सफलता जरूर प्राप्त होगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी
अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और मकर राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।